Hello everyone, I'm Dr. Vipin Banugade. I've done my master's in physiotherapy in orthopedics, fellowship in critical care physiotherapy and certificate course in ergonomics. आज हम जानने वाले हैं arthritis के बारे में. The most common arthritis that we see is osteoarthritis, यानी जो हड्डियों में प्रॉब्लम तकलीफ जो आती है उम्र बढ़ने की वजह से, जिसमें जॉइंट्स में वियर एंड टेयर होता है, इसको हम आर्थराइटिस ऐसे कहते हैं. तो आज हम जानने वाले हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, जो बहुत कॉमन है. ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है कंपेयर टू मेल्स. 22 to 39% ऑफ पॉपुलेशन में आर्थराइटिस देखा जाता है, और इसमें से भी 45% ऑफ फीमेल्स का ज़्यादा है, जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस एक वन ऑफ द मेन रीजंस है बिकॉज ऑफ लो कैल्शियम लेवल्स इन द बॉडी. एंड मोस्ट ऑफ द फीमेल्स इन द एज अबाउट द एज ऑफ 50 प्लस में ये बहुत कॉमन चीज़ है. और ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत कॉमन चीज़ें हैं पेन होना, जॉइंट में स्टिफनेस महसूस होना, या फिर स्वेलिंग दिखना. ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स है. ये ग्रेजुअल होने वाली चीज़ है. ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे होने वाला दर्द है, जो कभी कभी बहुत बार अर्ली स्टेजेस में नोटिसेबल नहीं होता है, जिससे हमें समझ में नहीं आता है कि ये पेन किस चीज़ का है. इसमें बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग होते हैं जिसकी वजह से ये आर्थराइटिस बॉडी में हो सकता है. फॉर एग्जांपल लाइफस्टाइल. अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जिसमें ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, बहुत बैठ के काम है, उसमें हो सकता है. या बहुत ही रिपीटेड काइंड ऑफ वर्क में, जैसे कि बहुत जैसे वजन उठाना है कंटिन्यूस, या बहुत टाइम तक बैठ के काम करना है. तो ये सब कुछ कॉमन एग्जांपल्स है जिसकी वजह से आर्थराइटिस बॉडी में सेट हो सकता है. फ्यू कॉमन एग्जांपल्स जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा दिखता है, जैसे कि हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है. ये वेट बेयरिंग जॉइंट्स कहे जाते हैं. ये बहुत कॉमन सर्वाइकल और लंबार रीजन में भी कॉमन है, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और लंबार स्पॉन्डिलोसिस भी कहा जाता है. तो आज हम जानने वाले हैं कि वेट बेयरिंग जॉइंट्स में जो आर्थराइटिस होता है उसके साइन एंड सिम्टम्स, क्या तकलीफ होती है, और उसका जो मैनेजमेंट है कि उसे हम कैसे कम कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे. जैसे कि अभी मैंने कहा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इनके कुछ ग्रेड्स हैं. देयर आर कुछ स्टेजेस हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन से स्टेज में आर्थराइटिस है. फॉर एग्जांपल जैसे ग्रेड 1 में बहुत माइनर पेन होता है, या बहुत बार अननोटिसेबल भी होता है. सो हम समझ नहीं पाते हैं कि ये किस तरह का दर्द है. ग्रेड 2 में दर्द महसूस होता है विच इज स्लाइटली नोटिसेबल. हमें महसूस होता है, पता चलता है कि ये पर्टिकुलर जॉइंट में हमें दर्द हो रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ XYZ रीजन की ये इसकी वजह से शायद हुआ होगा या कुछ. ओके. स्टेज 3 में ये दर्द ऑन मूवमेंट ज़्यादा नोटिसेबल होता है. जैसे आप कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, इसमें जब ये दर्द पता चलता है, या चलने में, या ज़मीन पे बैठे हुए वहाँ से उठने में जब तकलीफ होती है, तब हमें ये पेन ज़्यादा नोटिसेबल होते हैं. और बहुत बार अगर इस स्टेज में कंसल्ट करते हैं या एक्सरे या और कोई इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, तो इसमें प्रोमिनेंट चेंजेस जॉइंट्स में पता चलते हैं. और स्टेज 4 में तो बहुत सीवियर पेन होता है, स्वेलिंग होती है. और स्टेज 4 में तो ज़्यादा सीवियर पेन होता है, जबकि आप बैठे हैं तो भी वो दर्द महसूस होता है. मूवमेंट्स करना डिफ़िकल्ट होता है. आपके चलने के पैटर्न में भी वो चीज़ नोटिसेबल होती है कि आप ठीक से चल नहीं रहे हैं बिकॉज ऑफ पेन, जिसे एंटाल्जिक गेट भी कहा जाता है, गेट पैटर्न. तो इस तरह के इनकी ग्रेडिंग्स की जाती हैं. ये जो डिजेनरेटिव चेंजेस है, ये ज़्यादातर एक्सरे में बहुत प्रोमिनेंटली पता चलती हैं, जिससे एक समझ में आता है कि जॉइंट का जो स्पेस है वो कितना कम हुआ है, या जॉइंट में बहुत बार इफ्यूजन्स दिखाई देते हैं, ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशंस दिखाई देते हैं. तो ये आर्थराइटिस के साइंस एंड सिम्टम्स हैं. अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो बहुत बार पेशेंट्स डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा तकलीफ होने के बाद ही कंसल्ट करने के लिए आते हैं, या उससे पहले के, जैसे स्टेज 1 स्टेज 2 में कोई घरेलू नुस्खे, गर्म पानी से सेकना या बर्फ़ से सेकना, या फिर कुछ मलम लगाना या क्रेप बैंडेज लगाना, ये सब चीज़ें करते हैं. जब पेन 3rd या 4th स्टेज में होता है, तभी हम जाके डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, और तब इन्वेस्टिगेशंस में आगे पता चलता है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है और ये शायद ज़्यादा बढ़ सकता है. ये बेसिकली एज रिलेटेड ज़्यादा होता है, जिसे हम रिवर्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर टाइमली मैनेजमेंट करें तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से हम इसे बढ़ने से थोड़ा रोक सकते हैं. अगर नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है, बहुत से ऐसे छोटे मोटे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है जो करने से जॉइंट में जो प्रेशर आता है या जिसकी वजह से बहुत स्ट्रेस आता है, उसे हम कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो जॉइंट का वेयर एंड टेयर है या डीजनरेटिव प्रोसेस है, उसे हम शायद थोड़ा कम कर सकें.
दूसरा मैनेजमेंट अगर बोलेंगे तो फिजियोथेरेपी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में, जिससे हम दर्द कम कर सकें और जॉइंट्स और मसल्स की तरफ ध्यान देके कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस करें जिसकी वजह से उन पे जो प्रेशर आ रहा है वो कम हो जाए और आपके जॉइंट्स की लाइफ थोड़ी अच्छी रहे। जैसे अभी सर्जिकल मैनेजमेंट में देखा जाए तो जॉइंट रिप्लेसमेंट एक बहुत कॉमन चीज़ है। कुछ साल पहले जॉइंट रिप्लेसमेंट एक बड़ा सर्जरी माना जाता था जिससे रिकवरी कितनी है उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जाता था या लोगों के मन में डर था, लेकिन आज जॉइंट रिप्लेसमेंट एक बहुत कॉमन प्रोसीजर है और पोस्ट जॉइंट रिप्लेसमेंट पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आती है। जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद जो एक्सटेंसिव रिहैबिलिटेशन है वो बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें डे 1 से या कहिए डे 0 से, अगर सुबह सर्जरी हुई है तो शाम से भी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट और रिहैब शुरू किया जाता है, जिसकी वजह से रिकवरी जल्दी होती है। सो जैसे मैंने कहा कि डे 1 से ट्रीटमेंट शुरू की जाती है, जिसमें हम जॉइंट की रेंज पे ध्यान देते हैं, मसल्स के स्ट्रेंथ पे स्टैटिक एक्सरसाइजेज है, डायनेमिक एक्सरसाइजेज है, पेशेंट के पेन टॉलरेंस लेवल पे ये धीरे धीरे शुरू की जाती है और जितना जल्दी हो सके पेशेंट को बेड साइड सिटिंग करना या चेयर पे बिठाना, कमोड ट्रेनिंग देना और चलने में विद हेल्प ऑफ वॉकर हम लोग ये शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एक्सटेंसिव रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम शुरू होता है। और अगर आप एक्सटेंसिव रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम अच्छे से फॉलो करते हैं तो जो सर्जरी है उसका रिजल्ट्स और आउटकम भी बहुत अच्छे आते हैं, जिसकी वजह से जो प्री ऑपरेटिव पेन और तकलीफें थी वो पूरी कम हो जाती हैं। लेकिन इसके लिए आपको फॉलो अप करना, प्रॉपर फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, उसमें होने वाली तकलीफ और उसके के लिए क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसका एक छोटा सा वीडियो है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन कर सकते हैं या फिर हॉस्पिटल के कॉन्टैक्ट नंबर्स पे आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करके कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।